बीजेपी है और एंटी पाकिस्तान भी है, तो ये इत्तेहादी जमातें क्या मोदी सरकार को पीछे पसपाई पे मजबूर कर सकती है नजरिए से? देखिए, ये है अब जहाँ बात आगे जाने की। हाँ। मगर इस इलेक्शन में हुआ क्या, वो भी तो देख लेना। हाँ, उनका फलसफा। हाँ, फलसफा हिंदुत्व। वन, एक तो इंडिया ने फॉर अ मोमेंट अगले 5 साल के लिए फिर सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। इन सोचा कि हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को आप साइड पे कर दो। हम हैं कहाँ, हम हैं कौन? आई विश के इंडिया में कोई ऐसी सियासी एकेडमी होती कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी मिलके पैसा जमा करते कि यार सियासतदानों को क्रैश कोर्स करा दो कि अपनी इज्जत कायम करने और मुल्क की इज्जत को कायम रखने के लिए क्या चाहिए। तो क्या आप फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज होता हुआ देखेंगे? नहीं, आई थिंक आलिया जी फॉरेन पॉलिसी और ज्यादा बुलिश होगी और ज्यादा वोकल होगी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। इस्लाम के नाम पे जिसे आप कहते हैं कि राष्ट्र बना था पाकिस्तान, उसमें देख लिया कि क्या सेकुलरिज्म है और क्या इंसानी हकूक है और माइनॉरिटीज के क्या हकूक है। तो मैं तो सपोर्ट करूंगा कि अगर इंडिया को हिंदू राष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ नहीं लिया है, लेकिन पिछले 2 दिनों में अपने दोनों दुश्मनों चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। कल ताइवान का खुला समर्थन करके चीन को उसकी औकात दिखा दी है और आज तो पाकिस्तान को सार्क से ही आउट कर दिया है। अब इन दोनों दुश्मनों को पता चल गया होगा कि मोदी का तीसरा कार्यकाल कैसा होने वाला है। आगे आइए। वन, एक तो इंडिया ने फॉर अ मोमेंट अगले 5 साल के लिए फिर सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया। इंडिया ने सार्क को कंप्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। ना तो पाकिस्तान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपनी मर्जी का कोई रीजनल प्लेटफॉर्म बना सके, क्योंकि इनमें से कोई मुल्क जो है वो इंडिया को निकाल के पाकिस्तान के आने के साथ आने को बैठने को तैयार नहीं है। और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हो जाए। मालदीव्स को उन्होंने ऐड किया है बिकॉज वो समझते हैं, वन, मालदीव्स इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर, वन थिंग। सेकेंडली, वो समझते हैं कि शायद मालदीव्स की जो शंकर इज अ गुरु, जयशंकर साहब गुरु है, इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन, धीमे से अंदाज में हर वो बात कह देनी है जिससे अगला बंदा परेशान भी हो जाए। और यूरोप को, यूरोपियंस के मुंह पे जाके कहना है, अमेरिकन को, सबको टकाक। देखिए, ये होती है नेशनलिज्म, अपने मुल्क के लिए लड़ना। क्या आप देख रहे हैं कि मोदी साहब की इस बार फॉरेन पॉलिसीज कुछ उसमें हमें मुख्तलिफ नजर आएगा? वो किसी कंट्री के हवाले से कोई नया सिनेरियो सामने आएगा? पाकिस्तान के हवाले से जो बात की जाती है ट्रेड या दोस्ती या इस हवाले से जो भी रिलेशंस कायम करने की, खैर सबसे बड़ी बात तो ये कि पाकिस्तान की तरफ से अभी मुबारकबाद का पैगाम ही नहीं गया, तो वो तो खुद ही काफी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के लिए, उसके लिए तो जरूरत नहीं है किसी और की। तो क्या आप फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज होता हुआ देखेंगे? नहीं, आई थिंक आलिया जी फॉरेन पॉलिसी और ज्यादा बुलिश होगी और ज्यादा वोकल होगी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। इस्लाम के नाम पे जिसे आप कहते हैं कि राष्ट्र बना था पाकिस्तान, उसमें देख लिया कि क्या सेकुलरिज्म है और क्या इंसानी हकूक है और माइनॉरिटीज के क्या हकूक है। तो मैं तो सपोर्ट करूंगा कि अगर इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इतिहास में कोई ऐसी मिसाल मुझे निकाल के दिखा दें जहां हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम किया हो या किसी दूसरे देश के ऊपर हमला किया हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो मुझे तो ये नजर आता है कि उसमें मुसलमानों के, क्रिश्चियनों के, बाकी अकलियतों के जो राइट्स हैं वो तो और ज्यादा प्रोटेक्टेड होंगे। मुझे ऐसे लग रहा है सारा का सारा हमारा जो सिस्टम है वो चोक हो गया। हम अब क्योंकि इकोनॉमिक सर्वाइवल के चक्कर में पड़ गए हैं। इंडिया को तो इकोनॉमिक सर्वाइवल का क्वेश्चन नहीं है। इंडिया के लोगों ने वोट जरूर दिए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हुई है वहां पे, बहुत ज्यादा है, हुई नहीं है ऑलरेडी। आबादी बहुत बड़ी है ना, देखिए ना यार, 1.4 बिलियन लोग,
1.4 बिलियन लोगों में से 650 मिलियन ने वोट डाला है। ये तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट में कहा है ना। तो उनको तो पता है यार 650 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, अमेरिकन वैसे बड़े स्मार्ट हैं। उन्होंने जो ट्वीट की थी ना, उन्होंने कहा वी कांग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सोच रही है पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, क्या सोच रहा है? एरोगेंस या गुस्से से चीजें नहीं हल होती यहाँ पे आपकी बात तो नहीं है। आपके पत्ते क्या हैं आपके पास? कोई आपको मिलने आता है या कोई आपको इनवाइट करता है तो क्यों करेगा? व्हाट डू यू हैव फॉर देम? नरेंद्र मोदी ने 7 मुल्कों को बुला के अपनी मर्जी के पाकिस्तान को, हिंदू राष्ट्र है तो फिर मुसलमानों को इतने बेनिफिट्स क्यों हैं? फिर मुसलमान अक्सरियती जो यूनियन टेरिटरी अब बन गई है, बाद में अभी फिर स्टेट बन जाएगी कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वहाँ मुसलमानों के लिए इतने रास्ते क्यों खोले गए इन्वेस्टमेंट्स के? वहाँ 56 इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनकी मेजॉरिटी जो हैवी ड्यूटी इकोनॉमीज हैं, उन्होंने मोदी जी को गले क्यों लगाया? वो हिंदुस्तान की तरफ क्यों देख रहे हैं? उन्होंने ये क्यों आवाज नहीं बुलंद की कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों का अत्याचार हो रहा है? पहली बात तो ये है, क्योंकि शो छोटा होता है, छोटे छोटे जवाब देना पड़ते हैं। दूसरी बात ये है कि भाई हमने तो इस्लामी राष्ट्रों को में रह के देख लिया कि इस्लामिक राष्ट्र कैसा होता है। सऊदी अरब देख लिया, मुस्लिम कंट्रीज देख ली। सार्क एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत के सभी पड़ोसी देश आते हैं। भारत ने सार्क में पहले पाकिस्तान भी शामिल था, लेकिन अब औपचारिक रूप से सार्क से पाकिस्तान को आउट कर दिया है। सार्क का मतलब साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन है और यही एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसमें पाकिस्तान और भारत साथ साथ दिखाई देते थे। लेकिन सभी पड़ोसी प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं। सार्क की बैठक भी हो सकती है, लेकिन इसमें पाकिस्तान को बुलावा नहीं भेजा गया है। पहले पाकिस्तान में इसकी एक बैठक कुछ सालों पहले होने वाली थी, लेकिन चूंकि भारत को उसमें नहीं जाना था, इसलिए सार्क के अन्य देशों ने भी पाकिस्तान का बाइकाट कर दिया और अब की बार तो उस पर मुहर ही लग गई। आप लोगों को यह भी पता होगा कि पाकिस्तान के इस झटके के पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने ताइवान को खुला समर्थन देकर चीन को भी गहरी चोट पहुंचाई थी। आप लोगों को पता ही होगा कि ताइवान को चीन अपना ही हिस्सा मानता है और अधिकांशतः देशों ने चीन के दबाव के चलते ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दिया है। लेकिन ताइवान के साथ सभी देश व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन उसे एक देश के रूप में कुछ छोटे मोटे 5-6 देशों को छोड़कर किसी ने औपचारिक मान्यता नहीं दिया है। ताइवान यूनाइटेड नेशन का सदस्य भी नहीं है, क्योंकि चीन के दबाव के चलते चीन कहता है कि चूँकि ताइवान चीन का है तो चीन का प्रतिनिधित्व अगर यूनाइटेड नेशन में है तो फिर ताइवान का क्या काम। हालांकि चीन ताइवान से कारोबार करता है। अब चीन धमकी दे रहा है कि वह बलपूर्वक ताइवान को अपने में शामिल कर लेगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि साउथ चाइना सी में क्वाड और अन्य देशों का जमावड़ा चीन के खिलाफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन भारत ने तो अब ताइवान को खुलेआम समर्थन देते हुए, और वह भी ताइवान के राष्ट्रपति ने जब प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश भेजा था, उसके जवाब में ही चीन ताइवान को खुले समर्थन का बयान देकर चीन को ऐसा पटकनी दिया है कि चीन को समझ आ गया होगा कि भारत से अब वह पंगा लेगा तो भारत भी उसके साथ कुछ ऐसा ही कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।